तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि 2022 में हुआ था, टोटल 99 शिफ्ट में आपका पूरा एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो 99 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी साइंस के प्रश्न पूछा गया है वो सभी साइंस के प्रश्न को चैप्टर वाइज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो लाइट एंड ऑप्टिक्स यानी प्रकाश एवं प्रकाशिकी चैप्टर से पूछा गया था। यूँ समझिए कि बाकी सभी चैप्टर से किसी से 60 क्वेश्चन, किसी से 100 क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रकाश एवं प्रकाशिकी यानी लाइट एंड ऑप्टिक्स से टोटल 299 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसलिए हम लोग सबसे पहले लाइट एंड ऑप्टिक्स चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सभी चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों को आपको ग्रुप डी का 2022 का जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ वो सभी प्रश्नों को आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये प्रकाश एवं प्रकाशिकी का क्लास 3 वीडियो है। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज है ना उत्पन्न करने के लिए आपको ये उत्पन्न कर सकता है कौन कौन, मान लो ये एक उत्तल लेंस कर सकता है। ठीक है, ये उत्तल लेंस, जैसे यहाँ प्रकाश की किरणें आएगी तो ये क्या होता है, फिर से समझिए, देखिए ये फोकस से जब प्रकाश की किरणें जैसे यहाँ आए, ठीक है, तो ये क्या करता है, समांतर एकदम सीधा ऐसे करता है। यहाँ आई, ये टकरा कर फिर ये समांतर सीधा यहाँ आया, ये भी सीधा ऐसे निकलता है समांतर, है ना। यहाँ से भी आएगा, यहाँ इधर करेगा तो फिर ये समांतर किरणपुंज निकलेगा। ये उत्तल लेंस में होता है। और किस में हो सकता है, ये अवतल दर्पण में, है ना। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से भी जब यहाँ फोकस से किरणें आती है तो ये ठीक परावर्तित होती है समांतर, ये इधर आई फिर ये समांतर। ठीक है, तो यहाँ ये ऐसे समांतर निकलती है। ठीक है, यानी कि ये उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में ये समांतर किरणपुंज उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसको याद रखना है कौन कौन सा है। समांतर किरणपुंज उत्पन्न करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण यानी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। ठीक, ए और सी। ठीक है, ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरणपुंज उत्पन्न करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर लेना है कि जो समांतर किरणपुंज है ना ये उत्पन्न कौन कर सकता है, जो किरणें को अभिसारी करता है। मतलब एक केंद्र पर, अभिसारी मतलब होता है एक केंद्र बिंदु पर प्रकाश की किरणें एकत्रित करना। मतलब याद रिलेट करके ना, जैसे कि उत्तल लेंस हुआ था ना जो अभिसारी करता है, अभिसारी जो लेंस है यानी कि अभिसारी जो है, जैसे उत्तल लेंस आंसर हुआ था, देखिए ये अभिसारी है। और एक आंसर क्या हुआ था, अवतल दर्पण, ये क्या अभिसारी है। यानी कि जो कि अभिसारी है वो समांतर किरणें उत्पन्न कर सकती है। ठीक, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, बाकी इसको आपको याद कराई दिए थे कि उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है और अवतल दर्पण अभिसारी कहलाता है। ठीक है, एक ही याद करना है, दूसरा याद नहीं करना। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक याद करना है, उसका ठीक उल्टा कर देना है। क्या है, उत्तल दर्पण अपसारी और अवतल दर्पण अभिसारी। तो उत्तल दर्पण जैसे अपसारी हुआ तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। ठीक, उल्टा हो जाएगा। जैसे अवतल दर्पण अभिसारी याद किए तो अवतल लेंस क्या होगा, अपसारी होगा, उसका ठीक उल्टा। ठीक है, तो याद करना सिर्फ एक वाला, ये वाला याद कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण अपसारी, उत्तल दर्पण अपसारी और अवतल दर्पण अभिसारी। उत्तल दर्पण अपसारी और अवतल दर्पण अभिसारी। अभिसारी और अपसारी क्या होता है आपको बता दिए। अभिसारी मतलब किरणें जो आती है ना एक बिंदु पर एकत्रित होती है। ठीक है, और अपसारी मतलब फैल जाती है ना, डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे आएगी फैल जाएगी, तो ये होता है अपसारी कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ, आपसे पूछा है कैसा होगा। रखा कहाँ गया वो ध्यान रखना, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा गया वस्तु, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। आभासी, उल्टा होगा, या तो
वास्तविक और उल्टा होगा, आभासी और सीधा होगा, या तो वास्तविक और सीधा होगा। जब अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, किसमें? उत्तल दर्पण में। तो ये मान के चलिए ये क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक सतह जो ये उभरा होता है, ठीक है, ये वाला ये जो ऐसे होता है, ये कलई क्षेत्र होता है, ये उभरा हुआ होता है, ये उत्तल दर्पण है। तो ये क्या बोला कि ध्रुव, यानी कि यहाँ पॉइंट होता है P, ये होता है ध्रुव, है ना, मध्य बिंदु जो होता है परावर्तक सतह का, ये ध्रुव होता है। और अनंत के बीच, यानी कि कहीं भी यहाँ पर रख दिया अनंत के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच रखा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आभासी और सीधा होगा। ठीक है, कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। तो इसको यहाँ पर याद कर लेना है। देखिए, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो कैसा होगा? प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा आभासी और सीधा होगा। ठीक है, अनंत पर भी होगा तो यही आभासी और सीधा ही होगा, और अनंत और पोल यानी कि ध्रुव के बीच होगा तो भी प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा होगा। ठीक है, यही चीज़ें आप NCERT में दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ना। तो इसको याद रख लेना उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए दो ही चीज़ यहाँ पर याद रखना, क्या? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा, या तो अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच हो तो कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। ठीक, तो यानी दोनों में आभासी और सीधा, ध्यान आसानी से याद रहेगा। अनंत पर हो तो पर भी आभासी और सीधा, अनंत और ध्रुव के बीच हो तो आभासी और सीधा। ये उत्तल दर्पण की बात हुई। अब अवतल दर्पण में क्या स्थिति होती है उसको भी देखिए, है ना। अवतल दर्पण का ये याद रख लेना आपको। देखिए, अनंत पर है तो वास्तविक और उल्टा, ठीक है, और वक्रता केंद्र से परे है तो वास्तविक और उल्टा, वक्रता केंद्र पर है यानी C पर है तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, सभी में देखिए वास्तविक और उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो याद करना आसान हो जाएगा। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु है तो उसकी प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। और फोकस पर है अगर वस्तु को रखा हुआ, बिंब मतलब वस्तु, ठीक है, तो वस्तु रखा हुआ तो इसकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी? तो ये वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और ध्रुव और फोकस के बीच है तो ये बनेगा आभासी और सीधा। ठीक है, तो याद रखना है सिर्फ क्या आपको? ये वाला ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा, ध्रुव और फोकस के बीच। अवतल दर्पण की बात है, बाकी कहीं पर होगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक, वास्तविक और उल्टा, है ना। अनंत पर हो या तो वक्रता केंद्र से परे हो, या वक्रता केंद्र पर हो, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, या तो फोकस पर हो, सभी में कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो वास्तविक और उल्टा ही होगा। ये ध्रुव और फोकस के बीच है ना, ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो याद करना कितना आसान है। देखिए, उत्तल दर्पण में भी क्या बताएं? आभासी और सीधा, और इसका भी याद रखना क्या? आभासी और सीधा। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच है तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बाकी सभी में, ये सब में क्या कर देना? अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो इतना याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, यह डैश के कोण से परावर्तित होती है। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है। जैसे कि अवतल दर्पण क्या हो गया? ये वाला ना, जिसका परावर्तक सतह जो धंसा हुआ है। ठीक है, अवतल दर्पण पर आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे कोई किरणें आई यहाँ, यह वक्रता केंद्र हो गया तो यहाँ आई, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? वक्रता केंद्र से जब गुजरती है तो आपतित किरण आपतित होती है, तो यह डैश के कोण से परावर्तित होती है। तो ये परावर्तित जब होगा, मालूम, वक्रता केंद्र से जब गुजरती है तो परावर्तित होता है। जब परावर्तित जो होती है ये सेम उसी पथ पर ये परावर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण तो कहाँ से होगी? तो 0 डिग्री के कोण से परावर्तित होगी। ठीक है, कहाँ से परावर्तित होगी? तो 0 डिग्री कोण से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पर समझिए। देखिए, जैसे वक्रता केंद्र से आई कोई किरणें, ठीक है, ये ऐसे ये किरण आई और ये क्या हुआ? फिर यहाँ जब यहाँ टकराती है ना तो फिर इसी रास्ते पर, इसी पथ पर ये वापस चले जाती है। वापस वक्रता केंद्र से जब आती है कोई किरणें अवतल दर्पण में तो परावर्तित ये सेम उसी डायरेक्शन में चले जाती है। तो जब इसी पथ पर जाएगी तो कोण क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपतित जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। और आपतित
जो कोण होता है और परावर्तित कोण होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है, यानी परावर्तित किरण भी पूछे तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण का ध्रुव के बिंदु M पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC बराबर क्या होगा। ठीक है, तो क्या पूछा कि PC बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या बोला पहले वो समझिए। एक प्रकाश किरण है और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, ये वाला है ना, ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, उत्तल दर्पण के ध्रुव, ध्रुव कहाँ हो जाएगा, तो ये मध्य बिंदु जो होता है ये P, ये ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव। अब क्या बोला कि ध्रुव के बिंदु M पर आपतित होती है। तो ये बिंदु M पर आपतित होती है, कोई जो है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या इसका कितना बोला, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितना बोला, ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो M पर आपतित होती है कोई किरणें, जैसे यहाँ इसका परावर्तक सतह जैसे यहाँ है, ये वाला है, तो इस पे क्या होता है, एक प्रकाश किरण है M पर आपतित होती है, यानी कि यहाँ कोई बिंदु है M। ठीक है, इस पे कोई किरणें यहाँ से आई, M पर आपतित होती है और यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। ये वक्रता केंद्र जो C है ना, तो ये समान पथ पर आपतित होती है, यानी कि इसका मतलब ये यहाँ आया और समान पथ पर ये इधर से आया। ठीक है किरणें, और ये समान पथ पर परावर्तित होती है और ये प्रतीत होती है ना, ये मतलब ऐसे डॉट 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 कर दीजिएगा, ये प्रतीत होती है कहाँ से, C से, वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है, ये C से आती हुई प्रतीत होती है। तो वही बोला नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC का मान क्या होगा। तो PC का मान क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है, तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये तो 20 सेंटीमीटर है ही, लेकिन चिन्ह में क्या होगा ये पूछा है, तो चिन्ह इसका क्या होगा, तो ये होगा मालूम क्या, ये होगा पॉजिटिव, है ना। ये वक्रता केंद्र जो होता है ये दाहिने साइड होता है, उत्तल दर्पण में दाहिने साइड जब होगा तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, धनात्मक होगा, तो धनात्मक 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है, दर्पण के ध्रुव के दाईं और मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। दाहिने साइड जब मापी गई दूरी क्या है, धनात्मक ली जाती है, तो ये दाहिने साइड है, तो ये क्या हुआ, प्लस में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चक्रिका के चपटी प्रतीत होने को परिभाषित कर सकती है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो चपटा दिखाई देता है या तो दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ भी समझिए, देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले हम लोग को सूर्य दिखाई देता है तथा वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ये होता है अपवर्तन के कारण। ये अब वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट होता है। इसी परिघटना यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये चपटी प्रतीत होती है किसके कारण, ये अपवर्तन के कारण है। देखिए अपवर्तन के कारण ही
पानी में रखी जो होता है, पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का जो होता है प्रकाश की किस घटना के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है? तो अपवर्तन के कारण। ठीक है, बाल्टी में रखी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक, तो ये सारे एक्स्ट्रा इफेक्ट्स है, आपको याद रखना है। यही सब क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। तो म्यू वाई, म्यू भी और म्यू जी क्रमशः पीले, बैगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है। ठीक है, तो म्यू वाई है पीला, ठीक है, म्यू भी के लिए क्या? बैगनी, और म्यू जी के लिए हरा प्रकाश का अपवर्तनांक है। तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि प्रकाश का अपवर्तनांक पूछे या तो परिकिरणन पूछे या तो अधिक मूड ना हो, तो वो सभी एक ही है। किस रंग का सबसे अधिक परिकिरण होता है? तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका हो जाएगा? बैगनी रंग का। सबसे अधिक मुड़ेगा कौन प्रकाश? तो सबसे अधिक बैगनी कलर का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताए थे, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा? तो इस यहाँ से समझिए, देखिए है ना, इसको याद कैसे करवाया था आपको? VIGYOR, VIBGYOR, मतलब नीचे से धरना। सबसे अधिक प्रकीर्णन या तो अपवर्तनांक किसका हुआ? वायलेट का, है ना, बैगनी का। फिर है इंडिगो, फिर है ब्लू, ये है ना, देखिए इधर से ना बढ़ते से घटते क्रम में। उसके बाद है ग्रीन, VIBG, उसके बाद है वाई यानी कि येलो, उसके बाद ऑरेंज। उस सबसे कम प्रकीर्णन या तो अपवर्तनांक किसका होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, तो इसको बढ़ते से घटते क्रम में याद रखना है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? बैगनी कलर का। ठीक है, उसके बाद होगा इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, उसके बाद सबसे कम प्रकीर्णन होता है रेड का। ठीक, अब यहाँ पर आइए, देखिए क्या पूछा है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन यहाँ से देखिए VIBGYOR, ये 7 रंग है, इसको याद रखेंगे, कई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे बोला कि अधिक किसका प्रकीर्णन इसमें होगा? देखिए सबसे अधिक बैगनी का होता है। ठीक है, तो बैगनी है इसमें 3 कलर है यहाँ, कौन कौन है? पीला, बैगनी है। ठीक ना, पीला, बैगनी और हरा। तो सबसे अधिक बैगनी होगा। बैगनी के लिए क्या है यहाँ? बीच में बैगनी है यानी कि UV। ठीक है, UV, तो सबसे अधिक किसका होगा? UV वाला, है ना, म्यू भी। तो म्यू भी कहाँ पर है सबसे अधिक? ये बराबर तो होगा नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। म्यू भी इसमें नहीं है, म्यू भी इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए म्यू भी हो जाएगा। उससे कम कौन होगा? उसके बाद इंडिगो है नहीं, ब्लू है नहीं, उसके बाद है ग्रीन, तो यानी ग्रीन आएगा। ग्रीन के लिए कौन है? हरा के लिए है म्यू जी, है ना, तो म्यू जी देखिए उससे अधिक सही है। और उसके बाद आएगा येलो, तो येलो कम होगा यानी कि म्यू वाई, येलो सबसे कम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीनों में सबसे अधिक अपवर्तनांक या तो प्रकीर्णन किसका होगा? बैगनी का, उसके बाद हरा का, उससे कम होगा पीला का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। VIGYOR, सबसे अधिक प्रकीर्णन या अपवर्तनांक पूछेगा, बैगनी, सबसे कम किसका? तो लाल का होगा। ठीक, तो ऐसे आसानी से आंसर इसका कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला? श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफ़ेद रंग को समझने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाली प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं, ये सही है। ठीक है, श्वेत प्रकाश सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित करते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है,
प्रकिरणित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्यतः डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, क्वेश्चन पहले समझिए तो क्या होगा, इससे आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। ठीक, अति सूक्ष्म कण मुख्यतः डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, यानी कि अति सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा, पीला का, लाल का, हरा का या तो नीला का। तो देखिए एक चीज़ यहाँ समझिए कि सूक्ष्म रंग जो होता है ना, मुख्य रूप से कम तरंगदैर्घ्य जैसे कि बैगनी हो गया, नीला हो गया, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। ठीक, सूक्ष्म कण है ये कम तरंगदैर्घ्य वाले को प्रकीर्णन करेगा, और बड़े आकार का जो कण होता है वो अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश जैसे कि लाल रंग का प्रकीर्णन करता है। ठीक है, तो आप देखिए सूक्ष्म कण बोला तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले को सूक्ष्म कण यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले को प्रकीर्णन करेगा। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य इसमें कौन सा है, तो इसमें होगा जैसे ये लिखते हैं ना VIBG, वहीं से ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे अधिक जिसका प्रकीर्णन है उसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य। ठीक है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होता है, यानी इसका सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो सूक्ष्म कण बोला तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले को, यानी कि बैगनी अगर ऑप्शन में होता तो आंसर हो जाता, बैगनी नहीं है तो यहाँ पर क्या है, नीला, यहाँ पर नीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा सूक्ष्म कण। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर यही बोलता कि बड़ा कण जो होता है, बड़े कण मुख्यतः डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है, लाल। ठीक है, बड़ा कण जो होता है वो अधिक तरंगदैर्घ्य वाले के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। ठीक, तो मोटा मोटी सिंपल याद रखना है कि छोटे कण कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को बिखेरता है, छोटे कण कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को बिखेरता है, और बड़े कण लंबी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को बिखेरता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतना और इतना है, यानी कि बर्फ का है 1.31 और कांच का अपवर्तनांक है 1.52। कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है, बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डैश होगा और किरण कांच में अभिलंब डैश झुकेगी, तो किधर झुकेगी। ठीक है, अब देखिए पहले क्या बोला कि कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है, तो बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, जिसके सापेक्ष बोलता है उसको नीचे रखेंगे, बर्फ के सापेक्ष, यानी बर्फ का अपवर्तन कितना दिया हुआ 1.31। ठीक है, बर्फ के सापेक्ष कांच का, तो कांच का 1.52। ठीक है, अब देखिए इससे नीचे क्या है 1.31, ऊपर क्या है 1.52, यानी नीचे वाला से ये बड़ा है। ठीक है, तो जैसे बड़ा है नीचे वाला से, यानी आंसर 1 से अधिक आएगा, तो 1 से अधिक आएगा तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक, समझ गए, ये दोनों नहीं होगा। अब देखिए क्या बोला कि कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है, तो बर्फ के तुलना में कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई किरण प्रवेश करती है, तो जब क्या होता है, सघन माध्यम में प्रवेश करेगा ना तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, याद रखना है, विरल माध्यम से जब, जैसे कि हवा है, ठीक है, हवा से जब कांच में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, लेकिन कांच से अगर हवा में जाएगा तो क्या हुआ, अभिलंब से दूर चले जाएगी। ठीक है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो की ओर होगा तो ये दूर वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए इसका वक्रता केंद्र डैश पर स्थित होगा। तो इसकी वक्रता केंद्र कहाँ होगी, यानी वक्रता त्रिज्या का मान इस पर पूछा है। ठीक है, और फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक चीज़ तो मालूम है आपको भी, क्या कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगनी के बराबर होती है ना, फोकस दूरी के दुगनी, यानी कि 24 है तो वो कितना होगा 48 है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या, 48 दो जगह माइनस में होगा या तो प्लस में होगा, वो निकालना है हमको। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो देखिए पहले ये याद रखिए, क्या फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होगा फोकस का दुगना होगा, 2f के बराबर होगा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यानी कि 48 हो जाएगा। अब रही बात कि ये होगा किधर, तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण का
फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखना है। अवतल दर्पण का यही उत्तल दर्पण हो जाता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ अवतल दर्पण है तो क्या होगा, इसका फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी एफ ही इसका है -24, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा माइनस में। फोकस दूरी क्या है, माइनस में है, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए है ना, माइनस वाला होगा, -48 सेंटीमीटर। तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लीजिए एक बार। पहला तो ये क्या है, वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता त्रिज्या कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र का मतलब क्या हुआ, जैसे अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, तो वक्रता केंद्र जो है ये सी हो गया, यानी कि यही पूछा यहाँ पर वक्रता केंद्र कहाँ पर स्थित होगा। फोकस यहाँ बीच में रहता है, फोकस यहाँ 24 सेंटीमीटर यहाँ से, तो ये पूछा यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, तो ये 24 दूनी 48 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये ऐसे भी याद रखना है कि ये बाएं तरफ होता है, तो फोकस दूरी क्या होगा, बाएं तरफ हमेशा ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी जो है ऋणात्मक है 24 सेंटीमीटर, तो ये वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ दूरी पूछा, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, -48 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है ना, यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, फोकस पे है, यहाँ फोकस बीच में होता है, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये बाएं साइड होता है, ठीक है ना। 24 दूनी 48 माइनस में हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाता है, ठीक है। साइंस का आपसे ग्रुप डी में क्या 25 क्वेश्चन सिर्फ साइंस का ही रहेगा, तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी आएगा, तो इसलिए अगर प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे आसानी से बन जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर क्या दिक्कत हो जाती है, आपको लगेगा क्या होगा नहीं होगा आंसर, ठीक है। रात के समय तारे डैश दिखते हैं, रात के समय तारे कैसे दिखते हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ है, उनकी वास्तविक स्थिति से नीचे, या तो ऊपर, या तो कम चमकीले, या तो अधिक रंगीन। तो देखिए इसमें मेन चीज़ें जो है, रात के समय तारे कैसे दिखते हैं, तो ये उनकी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखता है ना, वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखता है ये। और ये किसके कारण होता है, तो ये भी अपवर्तन के कारण नहीं होता है, जो कि अपवर्तन के कारण जो अभी बताए थे आपको कि आभासी सूर्यास्त जो है वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद होता है, तो वही कारण इसमें भी है ना, अपवर्तन के कारण ही उनकी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखती है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही क्या क्या होता है, फिर एक बार समझिए, क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालूम ग्रुप डी में भी पूछा गया, एएलपी में भी, टेक्नीशियन में, सारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अपवर्तन के कारण ही आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है, और वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण ही, वास्तविक सूर्योदय से पहले 2 मिनट पहले दिखाई दे देगा आपको, अपवर्तन के कारण ही, ठीक। और अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार या तो चपटा दिखाई देता है, और अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अपवर्तन के कारण ही बाल्टी में जो रखी हुई छड़ है वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण ही बाल्टी में जो सिक्का रखा हुआ उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक। ये सभी एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को एक -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, या तो वास्तविक और उल्टा, या तो आभासी और सीधा, या तो आभासी और उल्टा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब इसको कैसे बनाना है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहले तो ये दे दिया कि -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस से मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो डायोप्टर दे दिया क्षमता। तो एक चीज़ आपको मालूम है, क्या मालूम, कि जो डायोप्टर होता है ना वो 1/f यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या निकल जाएगा, फोकस जो है ये निकल जाएगा, ये f इधर कर दीजिए और d इधर कर दीजिए, ठीक है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/-10, ठीक है, 1/-10 हो गया, यानी कि ये फोकस दूरी क्या आया, ऋणात्मक में आया। तो ऋणात्मक में फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक किस में होता है, अवतल में होता है, ठीक है। अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो अब ये समझिए, देखिए
जिस तरह उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, आभासी सीधा और छोटा होता है उत्तल दर्पण में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइन, ये याद रखना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा बनता है। उसी तरह अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनता है। ठीक है, तो ये हमको मालूम यहाँ पर क्या चल गया कि ये लेंस जो है किस प्रकार का है, अवतल लेंस है, क्योंकि ये फोकस दूरी ऋणात्मक जैसे आया तो ये लेंस कैसा है, अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनता है। आभासी सीधा, तो जैसे आभासी आया तो ये आंसर नहीं होगा, ये वास्तविक है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, और क्या बनता है, आभासी सीधा और छोटा बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ बच गया क्या, ऑप्शन नंबर सी और डी हो बचा है। ठीक है, तो आभासी और क्या बता रहे हैं, सीधा, तो सीधा जैसे हुआ तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या दिया, किसी वस्तु को एक -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है, 15 सेंटीमीटर के अभी यूज भी नहीं करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ डी दिया है, तो डी दिया है तो डी बराबर क्या होता है, 1/f, तो f निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी क्या होगा, 1/d हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक में आया ये, तो ये लेंस है, लेकिन फोकस दूरी ऋणात्मक में जैसे आया तो लेंस को पता कर लेंगे कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस हो गया। और अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी जैसे आया तो वास्तविक वाला आंसर नहीं होगा, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, आभासी सीधा और छोटा बनता है, तो सीधा बनता है जैसे, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसमें इस टाइप के प्रश्न में ना आपको ऑप्शन छांट के बनाने में क्या आसानी हो जाता है। और वो कैसे छांटेंगे, तो दो चीज़ें याद रखना है आपको, दर्पण और लेंस में काफ़ी मदद करेगा आपको आंसर निकालने में। दो चीज़ें क्या याद रखना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा बनता है। ठीक है, यानी मोटा मोटी ये भी याद रखेंगे, छोटा बनता है, आभासी सीधा और छोटा। ठीक, आभासी सीधा और छोटा उत्तल दर्पण में। ठीक है, और अवतल लेंस में यही चीज़ें होता है, सेम जो उत्तल दर्पण में होता है वो अवतल लेंस में होता है कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनता है। ठीक, ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, आपको कई क्वेश्चन है जो कि आपको आसान से आंसर निकालने में ये मदद करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से दुगनी पर यानी 2f पर रखा गया है तो प्रतिबिंब डैश दूरी पर बनेगा। अब देखिए क्या बोला, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर। फोकस दूरी से दुगनी क्या होता है, वक्रता केंद्र होती है ना, वक्रता केंद्र की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, आपको बताए थे, वक्रता त्रिज्या होता है 2f के बराबर होता है। तो जैसे बोला फोकस दूरी के दुगनी पर रखा है, यानी कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पर रखा है। ठीक है, यानी कि 2f पर रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र कितना होता है, 2f के बराबर होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, अब 2f, इसमें तो आसान से क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 2f पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें भी यहाँ पर देख लीजिए, देखिए क्या बोला था, है ना, यहाँ से इसकी फोकस दूरी से दुगनी पर रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वो तो आप निकाल ही लिए। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए, क्या मानो, अवतल दर्पण द्वारा जो बिंब की विभिन्न स्थितियों से के लिए बने प्रतिबिंब, यानी वस्तु कहाँ पर हो तो कहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। ठीक है, अगर वस्तु अनंत पर रखा गया है अवतल दर्पण में, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पर। अगर वक्रता केंद्र से परे है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, अगर वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखा हुआ है सी पर, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा है तो वक्रता केंद्र से परे बनेगी, और फोकस पर रखा है तो ये अनंत पर बनेगा। और दर्पण का जो क्या है, मतलब दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच अगर रखा है तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत सारा हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें से 2-3 अगर याद कर लेते हैं तो क्या होता है, ये खोखला हो जाता है, यानी आसान हो जाता है आपको। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है। देखिए अगर अनंत पर है वस्तु तो कहाँ बना, फोकस पर। ठीक वही चीज़ देखिए उल्टा इसका है,
अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, अनंत पर, ठीक है ना, एक दूसरे को उल्टा हो गया। अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर। और एक ये वाला याद रखना है कि ध्रुव और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी, ठीक। तो ये याद रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच है तो दर्पण के पीछे बनेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए इसका वक्रता केंद्र डैश पर स्थित होगा। तो वक्रता केंद्र तो एक मालूम है हमको कि 15 दूनी 30 पर होगा ना। वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी के दुगनी पर होती है, तो 30 पर होगा, लेकिन ये प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, ये आपको पहचानना है। ये मेन चीज़ें होता है क्या मालूम, दर्पण और लेंस में सबसे महत्वपूर्ण रखता है इसका चिन्ह का ही। तो चिन्ह का थोड़ा सा समझ जाएंगे ना तो आसानी से सारी चीज़ें बनने लगेगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र जो है उत्तल दर्पण के पीछे होता है, मालूम कहाँ होता है। देखिए उत्तल दर्पण में, इसको यहाँ समझिए, देखिए उत्तल दर्पण ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, और ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस दूरी कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है, दाहिने साइड। और दाहिने साइड जो भी होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, और दर्पण के जो बाएं साइड होता है वो ऋणात्मक होता है। तो दाहिने साइड बनता है फोकस दूरी, फोकस और वक्रता केंद्र क्या होता है, उत्तल दर्पण में ये दाहिने साइड होता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, बाएं साइड होता है ना। फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र जो है ये बाएं साइड होता है। यानी कि यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक, क्योंकि दाहिने साइड ये धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण में फोकस क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, फोकस क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि ये दाहिने साइड बनता है, ठीक है। अच्छा ये दाहिने साइड बनेगा, ये आपको ध्यान में कैसे रहेगा कि उत्तल दर्पण में फोकस या तो वक्रता केंद्र दाहिने साइड होगा। तो देखिए ये जो ऐसे झुका हुआ है ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो अगर ऐसे झुका हुआ है तो वृत्त किधर बनेगा, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए वृत्त किधर बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा ना। तो इधर बनेगा तो केंद्र कहाँ होगा, इधर ही होगा ना, ये वाला केंद्र यहाँ है। तो ऐसे इमेजिन करके रखिएगा, जिधर झुका हुआ उधर वृत्त बना दीजिए। तो केंद्र कहाँ होगा, वक्रता जो वृत्त का केंद्र होगा यहाँ होगा, बीच में, इधर दाहिने साइड होगा ना। अब जैसे अवतल दर्पण में अब इधर झुका हुआ है तो इसका वृत्त किधर, इधर तो नहीं बनेगा ना, बनेगा किधर, जैसे ऐसे झुका हुआ है तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ये बन जाएगा, ठीक है। तो केंद्र इसका कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जिधर केंद्र, वक्रता केंद्र किधर हो जाएगा, बाएं साइड हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो ये बाएं साइड हो जाएगा, और उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, इधर बन जाएगा तो दाहिने साइड हो जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, देखिए एक चीज़ मालूम यहाँ पर क्या हो गया, तो उत्तल दर्पण में दाहिने साइड होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, दाहिने साइड होता है। तो क्या बोला कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, कहाँ, उत्तल दर्पण में। तो इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, तो ये फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर, ये क्या है, धनात्मक में आएगा। अब वक्रता केंद्र क्या है, ये भी दाहिने साइड आएगा, दर्पण के पीछे बनेगा, या दाहिने साइड बनेगा, दाहिने साइड यानी कि धनात्मक, ये भी क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 जो है ये धनात्मक वाला आएगा, प्लस वाला 30 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक। समझना क्या है, इसमें सिंपल चीज़ें हैं कि दाहिने साइड बनेगी। उत्तल दर्पण में जो होता है वक्रता केंद्र या फोकस दाहिने साइड होता है, दाहिने साइड कोई भी चीज़ रहेगा तो वो धनात्मक में लिया जाएगा, ठीक। बस इतना ही सही इसमें समझना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमेशा के लिए याद भी रखना, ठीक है, ताकि आपको बाद में क्वेश्चन पूछे तो कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर निकालना है आपको, ठीक है। किसके में बताया, दर्पण सूत्र में। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, ये सूत्र से इसको कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आ जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण में हो गया, ठीक है। लेंस में क्या होता है, लेंस में यही हो जाता है, माइनस हो जाता है, यहाँ पर 1/f बराबर 1/v माइनस हो जाता है 1/u, ये लेंस वाला सूत्र हो गई। दर्पण में प्लस होता है, ठीक। दर्पण में
दर्पण प्लस है ना, पो से रिलेट कर लीजिए, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद भी रहेगा। दर्पण में आ रहा है पो, तब प्लस है ना, दर्पण वाले में, दर्पण सूत्र में प्लस, लेंस वाला में माइनस, लेंस वाला में माइनस, दर्पण में प्लस वाला, ठीक है। तो देखिए इसको कैलकुलेट जब करिएगा तो दर्पण वाला करना है, तो भी और यू, इसका एलसीएम लीजिए, क्या होगा, क्या हो जाएगा, यू और भी, ठीक है। तो एक बार आएगा भी से भी यहाँ पर गुना हो जा रहा है, तो यहाँ पर ऊपर में आएगा एक बार यू, और एक बार यू से यू हो जा रहा है, तो एक बार आएगा भी, यानी कि यू प्लस भी बट्टा यू भी। ये किसके बराबर है, 1/f के बराबर है। लेकिन हमको f का मान निकालना है, फोकस दूरी का मान, तब ये वाला पलट जाएगा, है ना, ये वाला पलट करेंगे, उल्टेंगे तो ये वाला भी उलट जाएगा। तो ऊपर क्या चला जाएगा, यू भी बटा यू प्लस भी, ऊपर यू भी होगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, और ये प्लस वाला होगा, ठीक है। दर्पण वाला क्या है, प्लस, तो ये माइनस वाला तो आंसर होगा ही नहीं। अब यहाँ बचिए क्या, ऊपर यू भी होगा ना, उल्टेगा तो ऊपर यू भी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। ये हो गया दर्पण वाले में। दर्पण वाले में आंसर क्या हो जाएगा, तो दर्पण वाले में प्लस होता है, ये ध्यान रखना है, तो ये आंसर कट जाता है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। और 1/f बराबर होता है, 1/f बराबर आएगा कितना, ये वाला आएगा, लेकिन f का मान निकालना है तो पलट देना है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, यू भी बटा यू प्लस भी। ये क्या पूछा था, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। अब यही अगर पूछे आपसे कि लेंस में क्या हो जाएगा फोकस दूरी, तो इसको ऐसे निकाल लीजिएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इसको कैलकुलेट करिएगा तो u और v होगा, और यहाँ v से v मिल गया, तो u और माइनस हो जाएगा v, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको f बराबर क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा u भी बट्टा u माइनस भी, है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा u भी बट्टा u माइनस भी, u भी बटा u माइनस भी, ये वाला लेंस वाले में हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप आसानी से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश परिकिरणित होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश से अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होती है। तो आपको ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि लाल रंग का क्या होता है, लाल रंग कम परिकिरण होता है, ठीक ना। सबसे अधिक होता है किसका, बैगनी का, VIBGYOR सबसे अधिक होता है इसका, और लाल रंग का सबसे कम परिकिरण होता है। तो सबसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहले तो होगा ये कम, और उसके बाद आगे क्या पूछा कि अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में, तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, इसका परिकिरण सबसे कम हो रहा है, यानी इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, ठीक ना, उल्टा होता है, सबसे कम परिकिरण हो रहा है किसका, लाल रंग का, तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होगा, यानी कि सबसे कम परिकिरण और अधिक तरंगदैर्घ्य होगा, तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या चिन्ह का खेला है, मतलब यहाँ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी बोला, तो ये किस में लेना है, प्लस में लेना है माइनस में लेना है। ये 20 सेंटीमीटर बोला है, ये किस में लेना है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, समझिए इसे, ये क्या बोला, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस है। तो अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है मालूम, अभिसारी लेंस, ये अभिसारी लेंस आपको बताए थे क्या, अभिसारी लेंस जो है, अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पर बताए थे आपको, अभिसारी आपको याद करने के लिए क्या बोले थे, ये वाला सिर्फ है ना, उत्तल दर्पण जो होता है अपसारी होगा, ठीक है, उत्तल दर्पण अपसारी होगा, तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, यानी कि यहाँ अभिसारी दिया है, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक। उत्तल दर्पण अपसारी और अवतल दर्पण अभिसारी, ठीक है। इसका ठीक उल्टा होता है लेंस वाले में, यानी कि उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा, अभिसारी, उत्तल लेंस में अभिसारी, यानी कि यहाँ पर दिया है क्या, अभिसारी, तो अभिसारी दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, उत्तल लेंस, कौन सा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी या तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है, ये याद रखना है, उत्तल लेंस में धनात्मक और अवतल लेंस में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक।
तो यहाँ पर अभिसारी है एक, तो ये हो गया उत्तल लेंस, यानी इसको फोकस दूरी क्या लेंगे, फोकस दूरी f बराबर क्या होगा, ये 50 सेंटीमीटर प्लस में लेंगे। और ये है अभिसारी, फिर क्या बोला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस। तो अपसारी क्या हो जाएगा, ये अब अवतल में चला जाएगा, अपसारी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, है ना। उत्तल लेंस वाला प्लस लिए, तो ये अवतल लेंस वाला क्या होगा, माइनस में होगा। फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में, यानी कि 1, ये क्या हो गया -20। ठीक है, तो ये चिन्ह आपको मालूम चल गया कि ये वाला फोकस दूरी अभिसारी लेंस वाला लेंगे प्लस में, और अब ये अपसारी लेंस वाला यानी कि अवतल लेंस वाला लेंगे माइनस में। ठीक है, अब बोला क्या, दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता क्या होगी। तो दोनों लेंस का आपको फोकस पहले जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको टोटल, एक तो ये देखिए, दोनों लेंसों की संयोजन की क्षमता यानी कि वो क्या होता है, डायोप्टर, है ना। डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1/f। ठीक है, पावर क्षमता, तो 1/f, तो एक का है 1/50, ये प्लस में है, और एक 1/20 ये माइनस में है। ठीक है, तो इसको दोनों को जोड़िए, कितना हो रहा है, तो इसको जोड़ेंगे, टोटल पहले फोकस दूरी क्या होगा ये निकाल लेते। ठीक है, तो इसको जोड़ें, इसको करेंगे कैलकुलेट, तो 50 दूनी 100 और 50 दूनी और 20 पंचे यानी कि 1 पंचे, यानी कि 2 में से 5 गया 3, -3/100, ये क्या आया टोटल, -3/100 सेंटीमीटर, है ना। -3/100 सेंटीमीटर ये आया क्या, 1/f। ठीक है, तो f बराबर क्या होगा, 100/3 माइनस में। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, d बराबर क्या होता है अपना, क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ये मीटर में होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, मीटर में होता है, तो इसको मीटर में बदल देते हैं, तो इसमें 100 से भागा देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, यानी 100 से ये 100 कट गया, 1/3, है ना। यहाँ क्या हो गया, 1/3 मीटर हो गया। ठीक है, तो 1/3 मीटर हो गया, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 1/f का मान क्या हो जाएगा, 1/3, माइनस में है 1/3, 3 ऊपर चला गया, यानी कि d का मान निकल गया क्या, -3, है ना। तो -3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो -3 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाशिक उपकरण की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, तो x डैश हो सकता है। तो फोकस दूरी क्या है, माइनस में। ठीक है, फोकस दूरी माइनस में किसका होता है, तो अवतल दर्पण या तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक, आपको बताए थे कि अवतल लेंस हो या तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो फोकस दूरी जैसी ऋणात्मक दिया यानी कि ये आंसर कहाँ जाएगा, अवतल में जाएगा। ठीक है, तो उत्तल जहाँ जहाँ है आंसर कट हो जाएगा। उत्तल कहाँ है, यहाँ पर उत्तल है, आंसर नहीं होगा, उत्तल यहाँ है, आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे ही देखें माइनस है फोकस दूरी, तो ये जाएगा अवतल में, अवतल में जाएगा, यानी कि उत्तल वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि उत्तल में क्या फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये उत्तल वाला आंसर नहीं होगा, तो कट कट कर दिए, आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, कई बार पूछा गया, बहुत पहले भी, और फिर देखिए 2022 में भी पूछा गया है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग क्या होगा, तो ये काला होगा, क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति रहेगा, वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकाश का प्रकीर्णन जहाँ होता है तो फिर क्या होता है, आकाश का रंग क्या होता है, नीला हो जाता है। ठीक है, नीला रंग हो जाता है, लेकिन वायुमंडल अनुपस्थित है तो ये काला होगा, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है किस स्थिति में, तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया, तो ये गलत है, क्यों मालूम, कि जब वस्तु को ना फोकस और ध्रुव के मध्य रखा है तो प्रतिबिंब कैसे बना था, आभासी और सीधा, पीछे भी बताए थे आपको। और जब वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो अवतल दर्पण वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, ये सही है। अवतल दर्पण क्या होता है, किस स्थिति में, अवतल दर्पण में जब अनंत पर रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करेगा ये, और फिर जब वस्तु को फोकस पर रखा गया तो भी वास्तविक ये प्रतिबिंब बनाएगा, यानी 2 और 3 इसका सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार यहाँ पर फिर से समझिए, देखिए अवतल दर्पण की बात आई है, तो देखिए अनंत पर रखेंगे
तो ये क्या बनाएगा, सब में बताए थे वास्तविक, किस में, सब में वास्तविक ही बताए थे, ठीक है। जैसे कि अनंत पर हो, या तो वक्रता केंद्र से परे हो, वक्रता केंद्र पर हो, या तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, या तो फोकस पर हो, ठीक है। तो ये सब क्या वास्तविक बनाया, ठीक, वास्तविक और उल्टा। तो यही तो क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में क्या था, जब वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब बोला कब बनाएगा, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हर जगह बनाएगा, लेकिन एक जगह जो है फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो क्या बताए थे, फोकस और ध्रुव के, ये याद रखना है सिर्फ, है ना, ये वास्तविक नहीं बनाता, ठीक है। फोकस और जब ध्रुव के बीच, बाकी हर जगह वास्तविक बनाएगा, ठीक। यही चीज़ें आपको पहले ही बताए थे। देखिए ध्रुव और फोकस के बीच है तो वास्तविक नहीं बनाया, कैसे बनाया, आभासी और सीधा, ठीक है। बाकी हर जगह क्या है, वास्तविक बनाया ना, वास्तविक और उल्टा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाशिक उपकरण एक्स वस्तु ए बी के लिए प्रतिबिंब सी डी निर्मित करता है, तो उपकरण एक्स है, तो ये क्या है। देखिए ये चित्र दिया हुआ है आपको, और इसमें क्या हुआ कि एक वस्तु है ना, ए बी यहाँ वस्तु रखा है और इसका प्रतिबिंब ये बना है, ठीक है। तो ये पूछा है कि क्या होगा, ये कौन सा है, अवतल दर्पण है, या तो उत्तल लेंस है, या तो उत्तल दर्पण है, या तो अवतल लेंस है, ठीक है। तो आप देखिए इससे आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए पहले एक चीज़ क्या इसमें नज़र आ रहा है कि वस्तु है जो ए बी है ना, वस्तु जो है इसका प्रतिबिंब बना है ये सी डी, तो प्रतिबिंब जो बना है ना ये बड़ा बना है। एक चीज़ तो नज़र में आ रहा है ना कि वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बना है, तो वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बना है, इसका मतलब क्या होगा कि उत्तल दर्पण में आपको बताए थे कि वस्तु हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा छोटा बनता है, और ठीक वही क्वालिटी किस में होता है, जैसे उत्तल दर्पण में वो इधर, तो उधर अवतल लेंस में होगा, है ना, उधर क्या होगा, अवतल लेंस में, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, ठीक। ये चीज़ लिख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, और यहाँ पर क्या बना है, प्रतिबिंब बड़ा बना है, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस आंसर इसका नहीं होगा, ठीक। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस इसका आंसर नहीं होगा, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस इसका आंसर नहीं होगा। अब बच गया है दो ऑप्शन, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अब देखिए जब अवतल दर्पण में जब वस्तु दर्पण के बहुत करीब रखा जाता है तो आभासी और सीधा बनाता है, ठीक है। अवतल दर्पण में जब वस्तु दर्पण के बहुत करीब रखा जाता है तो आभासी और सीधा बनाता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। और क्या है, देखिए उत्तल लेंस की बात करें अगर, तो उत्तल लेंस में क्या होता है, वस्तु को फोकस बिंदु के, जैसे कि उत्तल लेंस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस में फोकस बिंदु के, ये है फोकस बिंदु के बाएं, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु के बाईं और कहीं भी रखेंगे ना, बाईं और कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है उत्तल लेंस में, ठीक है। देखिए अभी उत्तल लेंस कैसे छांटेगा ये ध्यान देना है। उत्तल लेंस में क्या होता है, फोकस के बाएं और कहीं भी रखेंगे तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं भी है तो उल्टा बनेगा, तो यहाँ पर क्या प्रतिबिंब क्या बना था, यहाँ बना है क्या, सीधा बना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये क्या है, सीधा बना, जैसे ये है ये सीधा बना है, ठीक है। तो ये वाला तो कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है क्योंकि उल्टा बनेगा। और क्या है, अगर वस्तु को उत्तल लेंस में अगर वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, ठीक है, फोकस और जैसे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो सीधा और आभासी बनाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ नहीं है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हुआ है, ये क्लियर है नहीं, इसलिए एक चीज़ ये है, इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब वस्तु दर्पण के बहुत करीब रखा जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दर्पण के करीब है रखा हुआ, ठीक है ना, दर्पण के करीब रखा जाता है तो आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। तो उसमें क्लियर नहीं था उत्तल लेंस में, लेकिन अवतल दर्पण में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उत्तल लेंस में क्लियर नहीं है तो आंसर क्या हुआ, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है। तो देखिए
ये अपवर्तित होता है वायुमंडल। अपवर्तन के कारण क्या होता है, आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग क्या होता है 2 मिनट बाद, है ना, 2 मिनट बाद होता है। आभासी सूर्यास्त जो है वास्तविक सूर्यास्त यानी कि जो हम लोग देखते हैं ना वो 2 मिनट बाद मतलब दिखाई 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, लेकिन पहले वो हो जाता है, ठीक है। यानी आभासी जो सूर्यास्त है वो वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद होता है अपवर्तन के कारण। और सूर्योदय जो होता है वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है, सूर्योदय 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ठीक। ये सब किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर AB पर आपतित होती है, अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्या है, मेन चीज़ ध्यान देना है कि वायु है और कांच है। वायु है यानी ये विरल माध्यम है, कांच है यानी सघन माध्यम है। तो पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होगा, ये सही है, ठीक है। देखिए अपवर्तन कोण जो है पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण से कम होगा, अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होगा, ठीक है। तो जो आपतन कोण होता है ना तो वो क्या है सघन विरल माध्यम से आ रहा है, लेकिन ये सघन माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, इसका कोण कम हो जाएगा क्योंकि ये क्या अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो ये अपवर्तन कोण जो होगा आपतन कोण से कम होगा, ठीक है। ये जब आएगी तब, लेकिन जब ये अपवर्तन सतह जब पृष्ठ AC से बाहर निकलती है तो जब ये बाहर निकलेगा ना तो ये आपतन कोण से ये अधिक हो जाएगा अपवर्तन कोण, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, A और B दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष पर हमेशा स्थित होगा, कौन कौन सा मालूम, एक होगा ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र, और एक होता है क्या मुख्य फोकस। मुख्य फोकस भी हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र दिया है यानी आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको यहाँ पर और भी अच्छे से समझिए। देखिए लेंस में क्या होगा, 2 चीज़ें, एक ये वाला पॉइंट जो है ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक बिंदु, और ये फोकस, ये क्या हो हमेशा मुख्य अक्ष पर, ये है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या है मुख्य अक्ष, ये सीधा है ना, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष पर हमेशा 2 चीज़ें रहती है हमेशा, एक तो वक्रता ये आपका प्रकाशिक केंद्र, और फोकस मुख्य फोकस जो है ये मुख्य अक्ष पर होता है, ठीक है। इसी तरह आपको पूछे एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के, ये क्या वो लेंस की बात हुई, एक क्वेश्चन आएगा कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होगा, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव क्या होगा हमेशा, जैसे कि दर्पण में देखते हैं ना, जैसे कि मान के चलिए यही ले लिए दर्पण है, ठीक है। तो ये आपका वक्रता केंद्र यहाँ C हो जाता है, और ये ध्रुव P हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है ये गोलीय दर्पण में, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना है। तो दर्पण में पूछेगा कौन सा बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर रहता है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, और लेंस में मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है, यानी कि अधिक मुड़ेगा अधिक अपवर्तनांक होगा अधिक प्रकीर्णन होगा, ठीक है। तो यदि μB और μY यानी कि ब्लू येलो और ग्रीन क्रमशः नीला और येलो पीला और हरा के लिए अपवर्तनांक है, उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, 2 बार ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बताए थे भीगी ओर से आंसर निकालना है, VIBGYOR सबसे अधिक किसका प्रकीर्णन होगा, तो यहाँ पर होगा सबसे अधिक इसमें, अच्छा ये क्या उसमें क्या बैगनी था, ठीक है, लेकिन यहाँ बैगनी हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर किसका होगा सबसे अधिक प्रकीर्णन, तो देखिए यहाँ बैगनी ऑप्शन में नहीं है, तो बैगनी के बाद क्या है इंडिगो, ये भी नहीं है, ब्लू है नीला, ठीक है। तो B है, देखिए यहाँ ब्लू, तो पहले क्या हो जाएगा ब्लू वाला होगा, यानी कि ये वाला नहीं होगा आंसर, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर C है ना। तो ब्लू होगा, उसके बाद कौन सा होगा ग्रीन है ना, उससे बाद अधिक प्रकीर्णन किसका हो रहा है अपवर्तनांक ग्रीन का,
उससे कम होगा फिर येलो का। ठीक, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक रहने